तो सीधा पॉइंट पे आता हूं। सबसे पहली चीज, पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर अगर तुम्हें कुछ याद रखनी है तो भैया श्री गणेश वाला शब्द याद रखना है, जो कि कहलाता है जीडीपी एट एमपी। अब जीडीपी एट एमपी का हिंदी अनुवाद सुनो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मतलब ये हिंदी अनुवाद नहीं है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बोलता है भारत के अंदर होने वाला उत्पादन, आउटपुट मतलब प्रोडक्शन, और यही प्रोडक्शन एक्चुअल में दिखाता है कि भारत में इनकम कितनी जनरेट होगी। क्योंकि देखो यार, इकोनॉमी में जब तक आउटपुट सेल नहीं होगा तब तक उससे रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा किसी भी बिजनेस का, और रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो वो सैलरी, वेजेस, रेंट वगैरह कैसे पे करेंगे। मार्केट प्राइस का मतलब क्या है, ये जो आउटपुट कैलकुलेट हो रहा है ये मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट किया जा रहा है, लेकिन ये सबसे रॉ फॉर्म कहलाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्योंकि मेरे नन्हे मुन्ने कुछ वो भी हैं जो पहली बार जिंदगी में पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए मैं यहां पे पूरी चीजें लिख रहा हूं। ग्रॉस डोमेस्टिक और पी से होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब समझो, यानी प्रोडक्शन यानी आउटपुट। मतलब हम फाइनल क्या बात कर रहे हैं, आउटपुट की, कि कितना भारत के अंदर आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है, वो भी कौन सी प्राइस पे, मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस मतलब वही प्राइस जिस पे तुम जाके मैगी बाजार से खरीद के लेके आते हो, मैं उसी की बात कर रहा हूं। ये हो गया सबसे रॉ फॉर्म, अगर नेशनल इनकम चैप्टर तुम पढ़ना शुरू कर रहे हो। और सबसे एक एंड फॉर्म भी होगा कि सबसे एक्सट्रीम, सबसे सॉर्टेड फॉर्म कौन सा है, सबसे आखिरी फॉर्म कौन सा है, तो वो होता है एनएनपी एट एफसी। नाउ एन का मतलब यहां पे होता है नेट, यहां पे इस एन का मतलब होता है नेशनल, और यहां पे पी का मतलब अगेन वही है प्रोडक्ट, क्योंकि आउटपुट तो चेंज हो नहीं सकता, क्योंकि पूरी इनकम रिवॉल्व किसके अराउंड करती है, आउटपुट के अराउंड रिवॉल्व करती है। सो आउटपुट कैन नॉट चेंज, तो हुआ नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब यहां पे सीन हो गया बेटा एट फैक्टर कॉस्ट। अब भाई तुम मुझसे पूछोगे भैया एक काम करो, फैक्टर कॉस्ट को बड़ी सिंपल भाषा में बता दो। मैंने कहा हां ठीक है, बहुत सिंपल भाषा में बताता हूं। फैक्टर कॉस्ट का मतलब है किसी का खर्चा, किसी की इनकम। अगर तुमने जॉब की, तुम कंपनी में जाके जॉब करके आए, सैलरी तुम्हें मिली, कंपनी का खर्चा है सैलरी, लेकिन तुम्हारी इनकम है सैलरी। अगर तुमने अपने घर में एक मकान में, मतलब एक किराए पे एक रूम चढ़ा के रखा हुआ है, तो तुम्हें रेंट मिल रहा है, लेकिन जो दे रहा है उसके लिए खर्चा है और तुम्हारे लिए इनकम है। तो ये फैक्टर कॉस्ट है कि हैंड टू हैंड कैसा जाता है। तो ये डिफरेंट कैसे हुआ, जब मैं मार्केट प्राइस से बात कर रहा था। मार्केट प्राइस में ये टू वे ट्रांजैक्शन तो है, इसके अंदर कॉस्टिंग भी इंक्लूडेड है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें टैक्सेस इंक्लूडेड हैं जो भारत सरकार के पास जाते हैं। नाउ टैक्सेस के बदले में कोई सर्विस रेंडर नहीं की गई है, सरकार सिर्फ टैक्स इसलिए कलेक्ट करती है क्योंकि तुम उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर काम कर रहे हो। तो मार्केट प्राइस के अंदर टैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन जब फैक्टर कॉस्ट की बात आती है तो खर्चा बाय खर्चा है, किसी का खर्चा किसी की इनकम, किसी का खर्चा किसी की इनकम। इतना डिफरेंस होता है जब हम बात करते हैं मार्केट प्राइस की और हम बात करते हैं फैक्टर कॉस्ट की। नाउ क्योंकि ये दोनों एक्सट्रीमिटीज हैं, मैंने बोला एक्सट्रीम्स हैं, सबसे पहले शुरुआत होती है, श्री गणेश होती है नेशनल इनकम चैप्टर की जीडीपी एट एमपी के साथ, और ये चैप्टर एंड होता है एनएनपी एट एफसी के साथ। इसलिए इनके डिफरेंस से तुम सारी चीजें सीख सकते हो। क्या सीख सकते हो, भाई सिखाएगा ना, तुम काय को टेंशन ले रहे हो। जीडीपी एट एमपी यहां पे लिखा मैंने, यहां पे एनएनपी एट एफसी लिखा। नाउ मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट है। देखो तुम एक चीज कॉमन, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट ही है, लाइक पूरा चैप्टर पढ़ लो, लेकिन कोई भी चीज अगर फाइंड आउट कर रहे हो, कोई भी न्यूमेरिकल कर रहे हो, ये पी कभी चेंज नहीं होगा, बिकॉज दिस एंटायर चैप्टर शोज कि किसी इकोनॉमी के अंदर आउटपुट की वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट है। मतलब इवन मैं जब तुम्हें अभी रियल जीडीपी लास्ट में बताऊंगा ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि रियल जीडीपी इज ऑल अबाउट द आउटपुट ऑफ अ नेशन। आउटपुट से एक नेशन की इकोनॉमिक ग्रोथ पता चलती है, एंड दैट इज द रीजन नेशनल इनकम में ये पी बहुत इंटेग्रल है। हर जगह तुम्हें प्रोडक्ट यानी प्रोडक्शन यानी आउटपुट लिखा हुआ मिलेगा। नाउ मैंने क्यों बोला कि ये सबसे एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, जीडीपी एट एमपी से एनएनपी एट एफसी का फाइनल आंसर निकालना, व्हाई इट इज एक्सट्रीम, बिकॉज इसमें सब कुछ चेंज होगा, एंड क्योंकि पी कभी चेंज नहीं होता, उसके अलावा होने वाली चीजें, सारी चीजें चेंज हो रही हैं। यहां पे जी का मतलब क्या था, ग्रॉस था, आप ग्रॉस से कहां पे आ रहे थे, नेट पे आ रहे थे। ये डी का मतलब क्या था, डोमेस्टिक था, आप डोमेस्टिक से क्या आ रहे थे, नेशनल आ रहे थे। यानी जितनी चीजें चेंज हो सकती हैं वो सारी चीजें चेंज हो रही थी। अब मुझे तुम्हें यहां पे कुछ हिंट देनी पड़ेगी। देखो यार, अगर ग्रॉस से नेट आते हो तो तुम्हारा नेट आंसर तभी आएगा जब तुम डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हो। नाउ व्हाई डेप्रिसिएशन इज सब्ट्रैक्टेड, क्योंकि ये अकेला ऐसा खर्चा होता है, ऑपरेशनल खर्चा, जो हम कभी भी प्रोडक्शन टाइम पे माइनस नहीं करते, और इसे हमें अलग से माइनस करके दिखाना पड़ता है। तो जब भी नेशन का आप नेट फिगर निकालोगे, आपको हमेशा डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। सो एज एंड व्हेन यू आर फाइंडिंग ग्रॉस से नेट का आंसर, डेप्रिसिएशन हमेशा माइनस होगा।
और भैया अगर नेट से ग्रॉस उल्टा जाना है तो भाई तुम्हें फिर डेप उल्टा प्लस करना पड़ेगा, अगर नेट से ग्रॉस उल्टा जा रहे हो तो। खैर वो बाद में डिस्कस कर लेंगे, क्या दिक्कत है। अब डोमेस्टिक का मतलब क्या हुआ, भारत के अंदर आप लिमिटेड हो। अब नेशनल का मतलब क्या हुआ, एज अ नेशन, भारत जैसे एक देश जैसे आप दूसरे देशों के साथ ग्लोबल ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, इंटरनेशनल मार्केट में आप स्टैब्लिश हो चुके हो। तो जब डोमेस्टिक से नेशनल जाते हो तो बाहर से होने वाली इनकम को भी आपको प्लस करना पड़ेगा, और उसको बोला जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआईए कहा जाता है। लेट मी एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट फर्दर, क्योंकि ये पूरा एक वीडियो है जिसमें सारी चीजें समझाने वाला हूं। तो क्या मैं समझाऊंगा इसके अंदर, एनएफआईए हुआ क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है। भारत के अंदर ऐसी सारी कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज हैं जो भारत की होकर फिर भी विदेशों में बैठी हुई हैं और विदेशों से पैसा कमा के भारत के अंदर लेके आ रही हैं। ऐसा भारत के अंदर भी हो रहा है, काफी कंपनीज भारत के अंदर बैठी हुई हैं लेकिन पूरा पैसा कमा के विदेश में ले जाती हैं। मैकडॉनल्ड्स, केएफसी और न जाने कितने फॉरेन ब्रांड्स तुम्हारे सामने हैं। एप्पल का फोन अगर तुम यूज करो या फिर शायोमी वगैरह का कर लो, जो भी एमआई वगैरह होता है, ओप्पो, वीवो हो गया, ये सारे ब्रांड्स कहां के हैं, बाहर के हैं। ये पैसा कमाते हैं और बाहर लेके चले जाते हैं। ऐसे ही हमारी भी कंपनीज बाहर काम कर रही हैं और वो वहां से पैसा लेके इंडिया में आती हैं। मतलब दो चीजें हो रही हैं, एक तो फैक्टर इनकम हो रही है, कितना गंदा है बना है, रुको एक मिनट भाई, तुम्हारा डिलीट करेगा इसको, रुको जरा। हाँ, तो एक तो तुम्हारा हो रहा है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, आप बाहर से पैसा कमा के लेकर आ रहे हो। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीफा, फ्रॉम अब्रॉड मतलब क्या हुआ, बाहर से पैसा कमा के भारत के अंदर लेके आए। और दूसरा होता है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। टू अब्रॉड का मतलब क्या हुआ, इंडिया से ये कंपनीज पैसा लेकर कमाकर बाहर लेके जा रही हैं। तो अगर हम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ले लें, जो हमने बाहर से पैसा कमाया, माइनस ये जो मैकडॉनल्ड्स हो गया, केएफसी हो गया, जो भारत से पैसा बाहर लेके जा रही है, उनको माइनस कर दिया, तो जो फाइनल आंसर कहलाता है वो कहलाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एनएफआईए ऐसे आता है, फीफा माइनस फीटा ऐसे भी याद रख सकते हो। मतलब मैं शॉर्ट फॉर्म में अगर तुम्हें याद कराऊं, फीफा माइनस फीटा इक्वल्स टू एनएफआईए होता है, और ये एनएफआईए यहां पे प्लस होगा अगर आप नेशनल लेवल पे खेलना चालू कर दो। हाँ, अगर नेशनल से अपने आप को डोमेस्टिक में क्लोज इन करना है, उल्टा जाना है, तो ये बाहर की इनकम को आपको हटा देना पड़ेगा, माइनस कर देना पड़ेगा अगर नेशनल फिगर दिया हुआ था। लेकिन सीधे सीधे आए, अगर आप पहले डोमेस्टिक थे, अब आप नेशनल वैल्यू निकालना चाहते हो, तो आपको बाहर की इनकम को प्लस करना पड़ेगा। एंड इसी के साथ साथ फाइनल जो हमारा डिस्कशन आता है वो आता है मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। मैंने तुम्हें बता दिया कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच में सिर्फ एक डिफरेंस है, और वो है टैक्सेस का। तो यहां पे भैया लगते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट आ रहे हो तो वही नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को तुम्हें माइनस कर देना है। अब ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर क्या क्या आता है, लेट्स डिस्कस, वो भी तो डिस्कस करना पड़ेगा भाई। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकाला कैसे जाता है, यहां पे लिया जाता है इनडायरेक्ट टैक्सेस को और इसमें से माइनस कर दिया जाता है सब्सिडीज को। बस ये दो फिगर्स तुम्हें एक क्वेश्चन में दिए होंगे, जब भी क्वेश्चन में दिए हो, अगर सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस है कोई दिक्कत नहीं, सब्सिडीज को जीरो ले लेना। लेकिन अगर दोनों फिगर दिए हुए हैं तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज को माइनस किया जाता है। अब सब्सिडीज को माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि सरकार कभी कभार कुछ कंपनीज को सब्सिडीज देती है ताकि मार्केट में पहुंचने वाली वैल्यू, यानी जिस कॉस्ट पे तुम लोग खरीदोगे ना, वो कॉस्ट कम पड़े, कंज्यूमर्स को फायदा हो, तो वो सब्सिडी सरकार दे देती है, जिससे टैक्सेस वगैरह कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं, या कॉस्टिंग बेसिकली प्रोडक्ट की कम हो जाती है। तो यहां पे मैंने तुम्हें पूरा समझा दिया। अगर जीडीपी एट एमपी से एनएनपी एट एफसी जाना है तो कैसे निकालोगे, फिर से देख लेते हैं। अगर ये फिगर दिया हुआ है, जीडीपी एट एमपी दिया है, तो आप क्या करोगे, डेप को माइनस करोगे, एनएफआईए को प्लस करोगे, दो चीजें हो गई, और एनआईटी को माइनस करोगे। मतलब अगर मैं फाइनल लिखना चाहूं कि कैसे निकालोगे तुम, तो मैं लिखूंगा कि जीडीपी एट एमपी में मैंने माइनस किया डेप्रिसिएशन, मैंने प्लस किया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मैंने माइनस किया नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, तो मेरा जो फाइनल आंसर आया वो आया एनएनपी एट एफसी। मैंने तुम्हें एनएफआईए निकालने का तरीका बताया, जिसमें मैंने बोला भैया साफ साफ याद रख लो, फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। एंड क्योंकि हमारी बाहर से होने वाली इनकम कंपैरेटिवली कम होती है, और हमारे यहां से लोग अच्छा भर भर के पैसा यहां से अभी भी लूट के ले जा रहे हैं, लूट के नहीं ले, वैसे कमा के ले जा रहे हैं अच्छा खासा पैसा, तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कंपैरेटिवली ज्यादा देखने को मिलती है। इसलिए तुम्हें जनरली एनएफआईए क्वेश्चन के अंदर जब भी लिखा देखोगे ना, तो वो -200 या -100 ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। एंड एनआईटी मैंने तुम्हें निकालना बता ही दिया। एनआईटी कैसे निकालना है तुम्हें, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज।
यानी ये एक प्रॉपर लेआउट हो गया एक्सट्रीम्स पे, कि एक्सट्रीम कैसे निकालोगे तुम। और फिर से सीधे पॉइंट पे आते हैं तुम्हारी टेस्टिंग करने के लिए। चलो, ये तो मैंने तुम्हें एक्सट्रीम्स बता दिए। मान लेते हैं रैंडम मैं लेता हूं एनडीपी एट एमपी से निकालना है तुम्हें जीएनपी एट एफसी। अब बताओ कैसे निकालोगे, क्योंकि यहां पे मैंने क्या किया, जो भी मैंने तुम्हें सिखाया, जो भी मैं प्रीवियसली अभी तुम्हें करवा के आया, जस्ट तुमने ये देखा जो मैंने तुम्हें करवाया, यहां पे मैंने पूरा गेम चेंज कर दिया। कंफ्यूज तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा ना, जब मैं पूरा सिलेबस तुम्हें रिवाइज करवा रहा हूं एक बार तो तुम्हें यहां पे देखना है कि कहां से कहां जाना है, और तुम्हारा माइंडसेट वैसे ही चलना शुरू हो जाएगा। कैसे? देखो, यहां पे नेट से ग्रॉस उल्टा आ रहे हैं। मैंने तुम्हें ग्रॉस से नेट सिखा चुका था कि भैया अगर ग्रॉस फिगर है और नेट फिगर निकालना है, ये वाला फिगर जाना है, तो तुम्हें मालूम था कि क्या करना पड़ेगा, माइनस डेप करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे तो उल्टा है, ये तो हो नहीं रहा। क्या हो रहा है, बल्कि नेट से ग्रॉस आ रहे हैं। तो जब नेट से ग्रॉस आओगे तो डेप प्लस हो जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी भी डोमेस्टिक से नेशनल ही आ रहे हो तुम, तो यानी नेशनल आते टाइम एनएफआईए प्लस ही होगा। एंड अगेन एमपी से एफसी आ रहे हो तो टैक्सेस को हटाया ही जाएगा, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट का मतलब एक और होता है जो तुमने शायद नहीं सुना होगा, विच इज फैक्ट्री कॉस्ट। और फैक्ट्री के अंदर टैक्सेस नहीं जुड़ते, मार्केट में जाके जुड़ते हैं। तो मार्केट प्राइस में टैक्सेस जुड़े होते हैं, फैक्टर कॉस्ट के अंदर नहीं होते हैं। तो जब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालना होगा तो सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, और वो होता है नेट एंड डायरेक्ट टैक्सेस। आप माइनस कर दो, आपका फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। मतलब मैंने क्या किया, एनडीपी एट एमपी में देखो भाई कितनी चालाकी से कर रहे हैं अपन ने किया प्लस डेप प्लस एनएफआईए, और अपन ने क्या कर दिया, माइनस कर दिया एनआईटी को, और अपना आंसर आ गया क्या, जीएनपी एट एफसी। चलो, एक लास्ट टेस्ट और मेरे को तुम्हारा लेना पड़ेगा ताकि तुम्हें ये क्लियर हो सके कि कैसे निकालना है। अगर तुमने ये लास्ट और बता दिया तो बस तुम्हारी मेरी जो केमिस्ट्री अच्छी खासी बढ़ जाएगी। तो देखो यार, लास्टली तुम्हें क्या देखना है, लेट्स टेक रैंडम एनएनपी एट एफसी से जीडीपी एट एमपी तक। मतलब फिर से कुछ उल्टा सीधा करते, कुछ डिफरेंट करके देखते। ये क्वेश्चन में तुम्हें दिया हुआ है एंड तुम्हें ये आंसर में निकालना है। ठीक है, ये फाइनली तुम्हें दिया हुआ है। अब भाई देखो, मैं तुम्हें सिखा चुका कि नेट से ग्रॉस आते हुए तुम्हें डेप को, ठीक है, माइनस करना है। थैंक यू, पढ़ते जाना मेरे साथ। मेरे को लगना चाहिए तुम्हारी और मेरी यहां पे बॉन्डिंग बढ़ रही है, फीलिंग आ रही है। ठीक है, नेट से, नेशनल से, माफी चाहूंगा, नेशनल से अब तुम डोमेस्टिक जा रहे हो, उल्टा जा रहे हो। नेशनल का मतलब क्या होता है, बाहर की इनकम्स को जोड़ते चलो, प्लस करते चलो। अब यहां पे क्या हो रहा है, नेशनल से डोमेस्टिक जा रहे हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, माइनस कर देना पड़ेगा एनएफआईए। अब तुम पूछोगे भैया माइनस करना पड़ेगा एनएफआईए, क्या हो अगर एनएफआईए -100 दिया है? तो कोई दिक्कत नहीं ना, -100 दिया है, माइनस -100 मतलब +100 हो जाएगा। क्या दिक्कत है, -100 ही दिया है ना, कोई ऐसा पाप तो नहीं किया। -100 है, उसको ब्रैकेट में डालो और माइनस करो, क्योंकि माइनस एनएफआईए है तो भाई ये +100 हो गया, माइनस माइनस मिला के। तो टेंशन नहीं लेने का। उसके बाद एफसी से एमपी जाते हो तो तुम्हें भी मालूम मार्केट में टैक्सेस जोड़ते हैं, तो प्लस एनआईटी हो जाएगा। मतलब अगर मैं फाइनल आंसर निकालना चाहूं तो मैंने क्या किया, मैंने एनएनपी एट एफसी में ये जो फिगर था इसमें से सबसे पहले माइनस डेप किया, क्योंकि मैं डोमेस्टिक लेवल पे आ रहा था तो मैंने बाहर की इनकम एनएफआईए को भी माइनस किया, ये भी माइनस हो गया। और क्योंकि फैक्टर कॉस्ट से या फैक्ट्री कॉस्ट से मैं मार्केट प्राइस पे आ रहा था तो मुझे टैक्सेस प्लस करने पड़े, मैंने प्लस एनआईटी कर दिया। मतलब मेरा फाइनल आंसर जो आ गया मेरे भाइयों, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये रहा, जीडीपी एट एमपी। आ गया समझ में? अगर मैं तुमसे बोलूं कि वैल्यू एडेड मेथड के अंदर बेसिकली सिर्फ 3 फॉर्मूले हैं जो तुम्हें पूरा वैल्यू एडेड मेथड करवा सकते हैं, तो बस तुम्हें वो 3 फॉर्मूले ही याद रखने हैं। लेट्स टॉक अबाउट द आउटपुट फर्स्ट। अब यार ये आउटपुट होता क्या है भाई? देखो यार, मैं बहुत सिंपल मीनिंग बताऊं तुम्हें आउटपुट का, तो जितना एक बिजनेस गुड्स प्रोड्यूस करता है दैट इज आउटपुट। जितना भी मैन्युफैक्चरिंग कर ली दैट इज आउटपुट। अब जहां तक मेरा विजन जाता है आउटपुट को लेकर, किसी भी बिजनेस को ले लो, ऐड कर लो, यहां पे थिंक कर लो, उसके बारे में सोच लो कि क्या बिजनेस कैसे परफॉर्म करता है। तो कोई भी बिजनेस अगर है तो वो या तो गुड्स को बेच देगा, सेल्स कर देगा, या फिर उसके पास वो गुड्स बच जाएंगे, वो बेच नहीं पाएगा, यानी प्लस क्लोजिंग स्टॉक कर दिया मैंने। यानी whatever output I have produced within a year, या तो मैं उसे बेच चुका हूंगा या मेरे पास वो बचा हुआ होगा। मेरे को नहीं लगता कि इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। लेकिन बस एक ही डिस्प्यूट है कि हम हर साल जो प्रोडक्शन करते हैं उसमें जो आउटपुट जनरेट होता भी है, और अगर हम नेक्स्ट ईयर में एंटर होने वाले हैं तो हम पिछले साल का जो प्रोडक्शन आधा अधूरा रह गया है, थोड़ा बहुत रह गया है, इनकम्प्लीट है, उसको फेक नहीं देते हैं, उसको नेक्स्ट ईयर में यूज कर लेते हैं। तो जो इस साल का जैसे क्लोजिंग स्टॉक बच गया, जो मैं नहीं बेच पाया,
आई विल बी यूजिंग इट इन नेक्स्ट ईयर, और नेक्स्ट ईयर का वो ओपनिंग स्टॉक बनेगा। लेकिन दिक्कत क्या है, वो भले ही नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बिलोंग करेगा प्रीवियस ईयर को ही, कि वो प्रीवियस ईयर का आउटपुट था। आई होप सो यू आर गेटिंग माई थिंग। यानी सीधी बात है कि तुम इस साल जो मेहनत कर रहे हो 12th के लिए, वो तुम्हारी 12th की मेहनत कहलाएगी, वो तुम्हारा 12th के रिपोर्ट कार्ड कहलाएगा, वो तुम्हारा कॉलेज फर्स्ट ईयर का रिपोर्ट कार्ड नहीं कहलाने लगेगा। एंड दैट इज द सिमिलर प्रॉब्लम। भले ही वो तुम 12th की मार्कशीट जो है वो तुम कॉलेज में यूज करोगे, लगाओगे, सब करोगे, बट अगेन इट विल बी कॉल्ड एज योर 12th बोर्ड रिजल्ट ओनली। एग्जैक्टली सिमिलर पॉइंट है कि अगर तुमने एज अ कंपनी पिछले साल आउटपुट कर लिया है, तो पिछले साल का ही आउटपुट है, भले ही वो इस साल में जाके करंट ईयर में जाके ओपनिंग स्टॉक हो जाए। तो अगर मुझे करंट ईयर का निकालना है, जो मैंने यहां पे निकाला भी है, मुझे माइनस हमेशा करना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक को। यानी फाइनली तुम्हें यह पता है कि ओपनिंग स्टॉक माइनस क्यों होता है, बिकॉज वो करंट ईयर के प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। एंड क्योंकि पूरे कैलकुलेशन में व्हेन वी फिगर्ड आउट सेल्स एंड एवरीथिंग, वो पूरे कैलकुलेशन में आता ही आता है। एंड एक्सक्लूसिवली ये उनको पता चल रहा होगा जो अकाउंट्स करते हैं और जिनको पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हुए सबसे पहली स्टेप होती है ओपनिंग स्टॉक लेने की। तो तुम्हें पता है कि ओपनिंग स्टॉक के बिना काम चल ही नहीं सकता है। तो सारी चीजें लेने के बाद द वन थिंग दैट यू हैव टू सबट्रैक्ट इज द ओपनिंग स्टॉक, सो एज टू फिगर आउट कि करंट ईयर की वैल्यूज क्या है। एंड इसीलिए वैल्यू ऑफ आउटपुट को, जो भी इवैल्यूएटेड मेथड के अंदर अपन करते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकालने के लिए उसके अंदर अपन को ओपनिंग स्टॉक को माइनस करना पड़ता है, जस्ट टू फाइंड आउट कि करंट ईयर की वैल्यू क्या है। नाउ ये पता चल गया। चेंज इन स्टॉक इसको बोला जाता है जब हम क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते हैं। तुम्हें पता होने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हें रिवीजन करवा रहा हूं कल के लिए, तुम्हें पता होना चाहिए चेंज इन स्टॉक हुआ क्या। सो चेंज इन स्टॉक इज नथिंग, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। अगर हम क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का डिफरेंस ले लें तो वो आपका चेंज इन स्टॉक कहलाता है। यानी अगर मैं अब इसको लिखना चाहूं, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक जो है, इसको अपन वैल्यू ऑफ आउटपुट करके, ध्यान दो, एक और चीज लिख सकते हैं, विच इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। बस खत्म। यानी मैंने तुम्हें 3 फॉर्मूले सिखा दिए, नंबर 1, नंबर 2 एंड लास्टली नंबर 3। अगर तुम ये 3 फॉर्मूले भी वैल्यू ऑफ आउटपुट या वैल्यू एडेड मेथड के अंदर याद करके जाते हो, तुम्हारे सारे क्वेश्चन सही ही होंगे। क्योंकि 90% गलतियां होते हुए जो मैंने देखी है वो इन्हीं के अंदर होते हुए देखी है। बाकी अगर वैल्यू एडेड निकालना है तो वो बहुत सिंपल हो जाता है। फिर वैल्यू एडेड के अंदर करना क्या है, तुम्हारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट हाथ में आ चुका है, तुमने वैल्यू ऑफ आउटपुट को लिखा और उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दिया। अब तुम्हें ऐसा लग सकता है, ये मैं मान सकता हूं कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालना तुम्हें टिपिकली थोड़ा सा टफ लगे, लेकिन मैं बता रहा हूं इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो होता है, मैं स्पेलिंग भूलूं उससे पहले लिख देता हूं। हां, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो होता है वो जनरली क्वेश्चंस में एज इट इज दिया रहता है। मतलब उसके अंदर तुम्हें कुछ अलग से फिगर आउट करने की जरूरत नहीं है। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन हुआ क्या, तुम मुझसे पूछोगे कि भैया ठीक है आपने बता दिया वैल्यू एडेड इजी है, वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर एक्चुअल तरीका होता है निकालने का, जो आपने प्रीवियसली ये सारी चीजें बताई हम समझ गए, बस ये बता दो इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या हुआ। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है जब कोई फर्म गुड्स खरीदती है फर्दर प्रोडक्शन के लिए। अब अगर तुमने हाउस होल्ड को बेच दिया तो वो सेल्स है, मैं करवाऊंगा एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। अब अगर तुमने गवर्नमेंट को बेच दिया, अगेन वो सेल्स है, क्योंकि सरकार या तो अपने कंजम्पशन में लेगी या तो पब्लिक वेलफेयर में लेगी। लेकिन अगर एक फर्म दूसरी फर्म को बेचती है तो पहली वाली फर्म पहली चीज तो उसे सेल्स कंसिडर नहीं करती, और दूसरी वाली फर्म उसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट लेती है, परचेजेस का पार्ट लेती है। मतलब सेल्स विल बी कंसिडर्ड एज सेल्स ओनली व्हेन इट इज बीइंग आइदर सोल्ड टू हाउस होल्ड और इट इज बीइंग सोल्ड टू गवर्नमेंट। ठीक है, सेल्स कब सेल्स कहलाएगी, जब फाइनल कंजम्पशन के लिए जाएगा कि भैया इससे कोई दूसरी चीज बन के नहीं जा रही है। बात समझ रहे हो? ठीक है। और फिर अगर कोई फर्म एक दूसरी फर्म को बेचती भी है, मान लेते हैं बेच रही है, तो क्या काउंट करोगे तुम काउंट करोगे उसे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मतलब ए ने अगर बेचा है तो ए की सेल्स नहीं लोगे, बी ने खरीदा है तो बी की परचेजेस लोगे तुम उसे। मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं इसके आगे, ये पॉइंट को और एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हारा फोकस वही होना चाहिए जो मैंने तुम्हें समझाया। सेल्स लो, स्टॉक लो, चेंज इन स्टॉक लो। चेंज इन स्टॉक मतलब ओपनिंग क्लोजिंग। सेल्स लो, चेंज इन स्टॉक लो। और सेल्स में भी मैंने तुम्हें बता दिया वही काउंट होगा जो या तो तुमने हाउस होल्ड को बेचा है या तो तुमने सरकार को बेचा है। इवन अगर मान लेते क्वेश्चन साइलेंट है, बिकॉज एग्जैक्टली मैंने वही क्वेश्चन लिया है जो तुम्हारा वैल्यू एडेड का पूरा रिवीजन करवा दे। दैट मींस इवन इफ क्वेश्चन साइलेंट है, जैसे उन्होंने बोल दिया सेल्स बाय फर्म ए, ना उसमें हाउस होल्ड लिखा है,
ना उसमें फर्म बी लिखा हुआ है, ना उसमें गवर्नमेंट लिखा हुआ है, तो क्या मानोगे? तो भी ये मानोगे कि तुमने उसे मार्केट में ही सेल किया है, मतलब किसी दूसरी फर्म को सेल नहीं किया है। तो तीन चीजें हो गई, मतलब अल्टीमेटली तुम्हें और मुझे तीन चीजें सीखने को मिलती हैं। पहली चीज, अगर सरकार को बेचा है तो सेल्स है, अगर आपने हाउस होल्ड को बेचा है तो भी सेल्स है, और उसके साथ साथ अगर कुछ भी नहीं दिया है तो भी सेल्स है। सेल्स कब नहीं है किसी बिजनेस की? जब आपने किसी दूसरी फर्म को बेच दिया है कोई भी प्रोडक्ट। तो यहां पे मैं वही सिखाना चाहता हूं। चलो एक एक बार देखते हैं। सेल बाय फर्म बी टू द गवर्नमेंट, यानी ये बी फर्म की सेल्स में काउंट होगा। पहली चीज तो ये अप्रूवल हो गया कि बी की एक सेल्स तो यहां दी हुई है। यहां पे सेल बाय फर्म ए दिया हुआ है कि फर्म ए ने सेल की है 500 की, लेकिन ये नहीं दिया कि किसको किया है। मतलब यहां पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब तुम एग्जाम में डर जाओगे कि भैया सिखा के गए थे कि भाई हाउस होल्ड है और गवर्नमेंट है, यहां पे तो कुछ भी नहीं दिया है। तो ऐसे केस में भी आप इसको सेल्स मान के चलोगे। ये जो सेल हुई है दैट इज ऑल्सो सेल्स, इसको भी आप सेल्स कंसिडर करोगे ही एनी हाउ एनी वे। नाउ सेल बाय फर्म बी टू हाउस होल्ड, अब हाउस होल्ड को भी बेचा है तो अगेन ये भी सेल्स का पार्ट है। वेरी गुड मेरे भाई। अभी तो मैं ये देख ही नहीं रहा कि फाइंड आउट करना क्या है, अभी तो मैं क्वेश्चन को क्रैक करवा रहा हूं कि जो मैंने फॉर्मूला बताया क्या वो इस बड़े से क्वेश्चन में लग रहा है या नहीं लग रहा है। नाउ यहां पे क्लियरली फर्म ए का चेंज इन स्टॉक सीधे हाथ में उठा के दे दिया। वो नहीं बोला ओपनिंग स्टॉक अलग है क्लोजिंग स्टॉक अलग है, उन्होंने बोला चेंज इन स्टॉक है 20, मतलब 20 मतलब +20 हुआ। ऑब्वियसली क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है, तो हमने +20 यहां पे देख लिया। तो चेंज इन स्टॉक फर्म ए का दिया हुआ है, मतलब फर्म ए की सेल्स भी दी हुई है, फर्म ए का चेंज इन स्टॉक भी दिया हुआ है, मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट तो निकल गया। आउटपुट का मतलब समझा चुका हूं। आउटपुट का मतलब क्या? कितना टोटलिटी में प्रोडक्शन किया, तो वो टोटलिटी का प्रोडक्शन आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। फर्म की सेल्स दी हुई है फर्म ए की, और फर्म ए का चेंज इन स्टॉक भी दिया हुआ है। फर्म बी की सेल्स दी हुई है, देख लो ये रही फर्म बी की सेल्स, और फर्म बी का ये रहा चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। मतलब मैंने तुम्हें बोला था तीन फॉर्मूले में मैं तुम्हें पूरा करवा दूंगा। वो वैल्यू एडिड तो लास्ट फॉर्मूला है जिसके थ्रू तुम वैल्यू एडिड निकालोगे ही, बट हाँ ये मैंने तुम्हें फाइनल बता दिया कैसे करना है। तो यहां पे चेंज इन स्टॉक आ जाएगा, क्लोजिंग 40 है, ओपनिंग 30 है, 40 माइनस 30 तुम्हारा +10 का चेंज इन स्टॉक यहां पे है। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? आगे बढ़ता हूं। आगे क्या दिया हुआ है? परचेजेस बाय फर्म ए, फर्म ए की परचेजेस दी हुई है। तुम पूछ रहे थे ना भैया इंटरमीडिएट कंजम्पशन में बड़ी दिक्कत होती है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता ही कुछ नहीं है। 99.9% क्वेश्चंस में जो खरीदारी तुम करते हो वो तुम्हारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। कछु दिया है यहां रखा हुआ है क्या? जरा दियो, जरा टेप दियो, या टेप ही दे दियो। फोन का क्या करेंगे, पैसे फूटा हुआ है, टेप दियो जरा। थैंक यू सो मच। ये आप टेप देख रहे हैं सर जी? अब ये टेप के साथ दिक्कत क्या हुआ होगा? प्लास्टिक लगा होगा टेप का, उसके नीचे ये कार्डबोर्ड जो यूज हुआ होगा ये लगा होगा, इसकी कॉस्टिंग लगी होगी, और इस पे जो छपाई करवाई गई है, मैं पहली बार जिंदगी में पढ़ा MI वंडर, BOPP सेल्फ एडेसिव टेप। हाँ, तो ये कार्डबोर्ड के अंदर की प्रिंटिंग, ये जो सफेद कागज लगा है, ऊपर का ये व्हाइट टेप मतलब प्लास्टिक, उसके अंदर लगी हुई ग्लू, ये सब क्या है? ये सब खरीदारी की होगी ना बिजनेस ने, तब जाके ये फाइनल प्रोडक्ट बना के बेचा है। अब ये जो सारी, एक मिनट, अब ये जो सारी चीजें खरीदी गई है ना, ये जितनी भी चीजें हैं, ये बिजनेस का इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहलाता है। मतलब फैंसी टर्म है, और फैंसी टर्म क्या है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सो वॉट एवर परचेजेस यू आर मेकिंग दैट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और वो यहां पे ए का दिया हुआ है, यानी ए का वैल्यू एडिट तो निकल जाएगा। कैसे? ए की सेल्स, ए का चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक मैं तुम्हें सिखा चुका हूं। वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट से तुम्हें इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करना है, तुम्हारा वैल्यू एडेड आ गया। तो ए का तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह भी छोड़ो, मेरे को ये सिखाने नहीं है तुम्हें, अभी ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कुछ नहीं होता, डेप्रिसिएशन होता है, वो भी अभी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है तो समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, सेल बाय फर्म ए, फर्म ए ने सामान बेचा बी को, यहां पे तुम्हें सीखना है कि मैं यहां पे ए की सेल्स कंसिडर नहीं कर सकता, बल्कि इंस्टेड मैं बी की परचेजेस कंसिडर करूंगा यहां पे। मतलब ये बी का, ये वाली जो लाइन है, ये बी का इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। जैसे मैंने यहां पे ए का इंटरमीडिएट कंजम्पशन 320 बताया था, यहां पे ये बी का इंटरमीडिएट कंजम्पशन है 200 का। तो चलो एक बार फॉर्मूले रिवाइज करते हैं। लेट्स सी, मेरी जितनी जनता बैठी हुई है यहां पे, कहां गया ऐड का? हाँ, तुम में से किन किन को सारी चीजें याद हो गई हैं? ठीक है, क्या क्या फॉर्मूले मैंने बताए थे? मैंने सबसे पहले बताया था वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट में मैंने तुम्हें बताया बहुत सिंपल तरीके से, सेल्स ले लो और उसमें इस साल का क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दो। अब वो क्लोजिंग स्टॉक मैंने तुम्हें ऐड करने को क्यों बोला था तुम भी जानते हो, क्योंकि
या तो जो आउटपुट होता है मार्केट में बिक जाता है या तो बच जाता है, और मैंने माइनस करने को बोला था तुम्हें ओपनिंग स्टॉक। एंड अब तुम भी जानते हो कि मैंने ओपनिंग स्टॉक माइनस करने को क्यों बोला था, बिकॉज ये वो स्टॉक होता है जो इस साल को बिलोंग नहीं करता, पिछले साल का क्लोजिंग था, इस साल में ओपनिंग है। एंड क्योंकि मुझे करंट ईयर का आउटपुट निकालना है तो पिछले साल का जो भी स्टॉक है वो मुझे माइनस करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो टोटलिटी का जो भी मेरा प्रोडक्शन है उसमें से मैंने ओपनिंग स्टॉक को हटा दिया, क्योंकि जब प्रोडक्शन किया होगा तब नेचुरली मैंने जो पिछले साल का बचा हुआ होगा उसको भी इंक्लूड किया हुआ होगा, इसलिए मुझे हटाना पड़ा। नाउ मैंने तुम्हें बताया कि ये जो राम कहानी है इतनी, ये जो मैंने हाईलाइट की है, इसको नाम दिया जाता है चेंज इन स्टॉक। तो अपन ने लिखा था चेंज इन स्टॉक इक्वल्स टू कर लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, क्लियर है, तुम्हारी मेरी बात हो गई यहां पे, चेंज इन स्टॉक भी हो गया। एंड फाइनली मैंने तुम्हें यह सिखाया था, ये पूरा सिखाने के बाद, लाइक वैल्यू ऑफ आउटपुट, चेंज इन स्टॉक वगैरह सिखाने के बाद तुम्हें वैल्यू एडेड कैसे निकालना है। बाकी सारी चीजें छोड़ो, फाइनल वैल्यू एडेड पे आओ, ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हें उसके अलावा कोई चीजें बताऊं तो मेरे को चाहिए नहीं। मैंने तुम्हें इतनी सारी चीजें बता दी हैं, एक बार मुझे चेक कर लेने दो कि मेरे को कुछ और इंपॉर्टेंट तो तुम्हें नहीं बताना। चेंज इन स्टॉक बता दिया, हाँ मैंने वैल्यू ऑफ आउटपुट प्लस चेंज इन स्टॉक, तो वो तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट में मैंने ये भी बताया था, लिख देता हूं, वरना तुम बोलोगे भैया आप भूल गए, आपने नहीं बताया, तो मैं इसको हटा रहा हूं यहाँ पे। इसकी जगह पे तुम क्या लिख सकते थे, थर्ड पॉइंट मैंने क्या बताया था, जल्दी बताओ चैट सेक्शन, फटाफट बताओ। सेल्स प्लस क्या लिख सकते हैं इसको, चेंज इन स्टॉक भी लिख सकते हैं, क्योंकि चेंज इन स्टॉक होता ही है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है, लिख दिया। अब वैल्यू एडेड कैसे निकालते हैं, जो तुम्हारा वैल्यू ऑफ आउटपुट आया है, वाह वो आया वो, ठीक है, जो तुम्हारा वैल्यू ऑफ आउटपुट आया है तुम्हें उसमें से माइनस क्या करना है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो कि मैं तुम्हें अभी सिखा के लाया हूं, जनरली परचेजेस ही होता है, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले, क्योंकि मैंने बोला था सारी राम कहानी यहां छुपी हुई है, तो मुझे वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना सीखना पड़ेगा। अब मैं कैसे सीखूं, मुझे सेल्स निकालना है और मुझे चेंज इन स्टॉक निकालना है। स्टार्टिंग विथ सबसे पहली चीज, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। फर्म ए ने कितनी वैल्यू ऐड की, लेट्स फाइंड आउट। चालू करें फाइंड आउट करना। तो अपन को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फर्म ए के बारे में थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कि फर्म ए ने क्या क्या किया है। तो आ जाते वैल्यू एडेड के लिए। सबसे पहले मुझे यहां पे लिख भी देता हूं ना, वरना तुम लोग कंफ्यूज होते रहोगे, तुम लोग बोले भैया आपने सिखाया नहीं। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस कर देते, खत्म करते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है, पूरा इकट्ठा ही लिख दिया मैंने, तो वैल्यू एडेड आ जाएगा। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक लो, जो कि वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है जनरली, और माइनस कर दो इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है भाई। तो चलो उठाते हैं सेल्स, चेक करो तुम लोग, बताना मैं सही कर रहा हूं कि नहीं, अगर कुछ गलती करूं तो तुम्हारे ऊपर है फिर। सेल्स बाय फर्म ए, सिर्फ एक ही सेल्स दी हुई है जो फर्म ए ने की है, वो 500 रुपए की है। अब तुम बोलोगे भैया ये वाली सेल भी तो थी फर्म ए की, नहीं, ये फर्म ए ने किसको बेचा है, बी को। बी कौन है, एक फर्म है, तो इसको काउंट नहीं किया जाएगा। तो भाई अपन क्या करें फिर, फाइनली अपन उठाएं और सेल्स को सिर्फ मात्र 500 रुपए ले लें। आ जाते हैं चेंज इन स्टॉक पे। अब तुम पूछोगे चेंज इन स्टॉक भैया कहां दिया हुआ है, तो मैं भी यही देख रहा था चेंज इन स्टॉक कहां दिया हुआ है। तो पता चला, मैं तुम्हें सिखा चुका था कि चेंज इन स्टॉक फर्म ए का सीधे सीधे 20 रुपए दिया हुआ था, ठीक है, अपन 20 रुपए लिख देते हैं। चलो यहां पे अपन ने प्लस किया 20 रुपए, माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी अच्छी बात यह थी कि इस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ था, कहां पे, टॉप पे। परचेज जो किया था फर्म ए ने वो 320 रुपए का था। मैं तुम्हें क्लियरली बता चुका हूं कि जो भी परचेजेस होती है फर्म के थ्रू, जिसकी भी वैल्यू एडेड निकाल रहे हो, उसकी जो भी परचेजेस है वो इसके अंदर काउंट हो जाएगी। तो भाई क्या करें अपन पीछे वो आगे जाते हैं। 320 थी ना, तो यहां से माइनस कर देंगे अपन 320। आ गया आंसर, कहा था सिंपल है, पहले इसको कर लो। इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो कुछ नहीं होता, भैया ने सिखाया कि परचेजेस होता है। तो कृपया करके चैट सेक्शन में परचेजेस की आंधी आ जाना चाहिए। हाँ भैया परचेजेस परचेजेस परचेजेस, आपने सिखाया, हमने सीख लिया। तो ये परचेजेस माइनस हो गया अपना। फाइनल आंसर क्या आया, 520 माइनस 320, 200, खत्म कहानी। मतलब रुपया लिख देना, वरना आधे लोग किलोग्राम लिख के आते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। अब क्योंकि वैल्यू एडेड बाय फर्म बी मैं चाहता हूं कि तुम लोग निकालो, तो मैं तुम्हारे साथ पार्टिसिपेट कर लूंगा, बट चाहूंगा कि तुम लोग निकालो, ठीक है। शुरू करें, चलो। वैल्यू एडेड बाय फर्म बी, अब इसके लिए भी वही लेना पड़ेगा, ध्यान देना, सेल्स लेना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा इसमें चेंज इन स्टॉक को, एंड माइनस करना पड़ेगा
इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वही इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो अभी अपन ने परचेजेस जैसे लिया था। शुरू करें, सेल्स को लेना शुरू करें। देखो भाई, इसके अंदर अगर सेल्स बाय फर्म बी देखें तो यहां चमत्कार है, क्योंकि मुझे तुम्हें दोनों पर्सपेक्टिव सिखाने थे, माफी चाहूंगा प्रतीक, पर्सपेक्टिव ना, पर्सपेक्टिव तो नहीं, पर्स वो जेब में रखने वाला, ठीक है मेरे भाइयों। शिट यार, मतलब लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। यहां पे सेल्स बाय फर्म बी टू गवर्नमेंट है और सेल्स बाय फर्म बी टू हाउस होल्ड है। ये दो तरह का तुम्हारे दिमाग के लिए एक्सरसाइज है। एक तो मैंने तुम्हें करवा दी कि सेल बाय फर्म ए साइलेंट, तो वो भी सेल्स में काउंट होगी, तो वहां से तुम वो एक्सपीरियंस हो गए। यहां पे मैंने दिखाया सेल बाय फर्म बी टू गवर्नमेंट एंड सेल बाय फर्म बी टू हाउस होल्ड, ये दोनों को भी लिया जाएगा। तो 100 प्लस 350 यहां पे अपन को लेना पड़ेगा, ठीक है। मैंने यहां पे लिया 100 प्लस 350 एंड बेटा ये टेढ़ी मुर्गी थी, इसमें चेंज इन स्टॉक भी सीधे नहीं दिया था, बट तुम चाहो तो डायरेक्टली 10 भी लिख सकते हो, जो कि मैं करने वाला हूं। मैं तो सीधे +10 लिख दूंगा यहां पे आके, +10 चेंज इन स्टॉक, ठीक है, क्योंकि मैंने वहीं पे तुम्हें काउंट करके दिखा दिया था। इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालने के लिए मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो सेल बाय फर्म ए टू बी थी, ये ए के कॉन्टेक्स्ट में नहीं दी हुई थी कि ए ने बेचा है कुछ, ना 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 ना, ये फिगर आउट करने के लिए था कि बी ने एज अ फर्म परचेजेस की है, बी ने एज अ फर्म खरीदा है, एज एन इंटरमीडिएट कंजम्पशन खरीदा है, क्योंकि ये फर्म टू फर्म ट्रेड है, फर्म टू फर्म डील है, तो इसको परचेजेस जैसे काउंट किया जाएगा, बी की परचेजेस जैसे, और ये 200 रुपए का बी का इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगा। अपन यहां पे -200 रुपए ले लेंगे। तो इससे ये पता चलेगा, मैं बता देता हूं वैल्यू एडेड क्या होता है ना, फाइनली वही तुम्हें जानना है ना, कि भैया हाँ इतना बेचा, ठीक है भैया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब इतना खरीदा, तो भैया ये वैल्यू एडेड का मतलब क्या हुआ, लेट मी एक्सप्लेन। 450 हुआ, 460 - 200, 160। मैं क्या कर रहा हूं, मैथ्स इसलिए नहीं ली थी मैंने, जन्मों जन्मांतर तक मैंने मैथ्स इसलिए नहीं ली थी। तीर्थ बताना जरा कितना होगा, 460 - 200 कितना होगा, बताना यार तीर्थ, 460 - 200 कितना होगा। क्या यार, क्या मैथ्स ली थी तुमने, बस यही तो दिक्कत है। मतलब आई एम जीनियस। क्यों, सही लिखा है कि नहीं लिखा सौमिल, पक्का झूठ तो नहीं बोल रहा है, ठीक है। 260 हुआ मेरे भाइयों। मैंने तुम्हें सिखाया क्या यहां पे, ये वैल्यू एडेड का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, अगर हम देखें तो हमने कोई प्रोडक्ट जो मार्केट से खरीदा था वो मात्र 200 रुपए में खरीदा था, और जब मार्केट में बेचने गए तो अगर आप इसको टोटल करें, इन तीनों को टोटल करें, तो बेटा हमने 460 में बेच दिया। कोई चीज हमने जो खरीदी 200 की खरीदी, लेकिन जब मार्केट में बेचने गए तो 460 की हम बेचने वाले हैं, ये हमारे आउटपुट की वैल्यू है। तो हमने इस 200 में कितनी वैल्यू ऐड की कि ये 460 हो गया, हमें पता चला 260 रुपए की वैल्यू ऐड की, तब जाके ये 460 हुआ। एंड दैट इज व्हाट वैल्यू एडेड मेथड इज। नाउ तुम किसी भी कॉन्टेक्स्ट में कर लो, तुम्हें ये चीज हमेशा याद रहेगी, इट इज नॉट अबाउट फाइंडिंग वैल्यू एडेड, वो बहुत इजी पार्ट है, बिकॉज इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज जस्ट परचेजेस। व्हाट मैटर्स इज कि तुम्हें वैल्यू ऑफ आउटपुट कितने अच्छे से निकालना आता है। क्या तुम्हें पता है अगर एक फर्म दूसरी फर्म को सेल करती है तो उस फर्म की सेल्स नहीं काउंट होगी, जिसने खरीदा है उसकी परचेजेस काउंट होगी। नाउ हमारे दिमाग में हमेशा यह रह जाता है कि भैया ठीक है, आपने वैल्यू एडेड फर्म बी का निकलवाया, आपने वैल्यू एडेड फर्म ए का निकलवाया, अगर हम ये सारे वैल्यू एडेड को जोड़ दें, मैं लिख भी देता हूं, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में दो ही है तो अपन दोनों को ले लेंगे। वैल्यू एडेड बाय फर्म बी, अपन ने दोनों को जोड़ दिया, तो आखिर फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आया, लाइक इसको अपन बोलेंगे क्या, बिकॉज इट इज टिपिकली बेस्ड ऑन आउटपुट विच इज बीइंग सोल्ड इन द मार्केट, उस पे बेस्ड है। तो तुम्हें हमेशा पता होना चाहिए कि इसका जो एंड रिजल्ट होता है वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये फाइनल आंसर होता है। और क्योंकि ये जैसा मैंने क्वेश्चन लिया है ना, इसके हिसाब से तुम जो आंसर निकाल सकते हो, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो निकालना भी था, जो क्वेश्चन में पूछा हुआ था, एक था वैल्यू एडेड बाय फर्म ए निकालो, दूसरा था वैल्यू एडेड बाय फर्म बी निकालो, एंड तीसरा आंसर निकालो कि एनडीपी एट एफसी कैसे आएगा, क्वेश्चन मार्क, ये निकालना था। तो पहला स्टेप तो क्या है, क्या इन दो को जोड़ो, जीडीपी एट एमपी आ जाएगा, ठीक है। तो चलो वही काम करते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं ना, ज्यादा एकदम से डिटेल में क्यों जाए। फर्म बी का 260 है और फर्म ए का 200 है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, यहां पे लिखते हैं 200
और यहां पे ऐड करते हैं 260, अपन को पता चल गया कि ये जो जीडीपी एट एमपी है ये 460 है। फाइनल अपने पास वैल्यू है। अब मुझे क्या देखना है, जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में टेक्निक्स और टैक्टिक्स सिखाई थी कि ग्रॉस से नेट आते हैं तो होता है माइनस डेप, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक है तो नो चेंज है, कुछ नहीं करेंगे। मैंने बोला था पी एज इट इज रहता है, कोई चेंज नहीं होता। और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट आते हैं तो माइनस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब बस मुझे इतना देखना है कि ये जो 460 मेरा आया है, 460 क्या आया था मेरा, जीडीपी एट एमपी आया हुआ था। क्या ये दो चीजें डेप और एनआईटी हैं जो मैं इससे माइनस कर सकूं कि मेरा फाइनल आंसर जो है वो एनडीपी एट एफसी आ सके? लेट्स फिगर आउट, देखते हैं कहीं तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। चेक करें, यहां पे चेक करते हैं। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया था, मतलब डेप्रिसिएशन 120 का दिया हुआ था। इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय बोथ द फर्म्स, क्योंकि सब्सिडीज नहीं दी हुई है तो हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को ही नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मान लेंगे। तो 120 का डेप हो गया, 75 का नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। चलो कर देते, फाइनल आंसर ले आते हैं। यानी -120 का डेप एंड -75 का नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपका एनडीपी एट एफसी आ जाएगा। मतलब इसके थ्रू अगर आप एक्सट्रीम में जाओ तो नेशनल इनकम भी निकाल सकते हो। टोटली डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन में वो इंफॉर्मेशन दी है या नहीं दी है, आपका उससे वो फाइनल आंसर भी आ जाएगा। तो चलो करें, 400 में से 100 गया तो कितना बचता है, 300, 340। देख रहे हो तीर्थ में कितना स्ट्रगल कर रहा हूं, लेकिन पूरा करूंगा। 340, 340 माइनस 70, 270। हाँ भाई सही कर रहा हूं, 265। आए हाँ 265। तुम क्या कैलकुलेटर पे कर रहे हो, फोन पे उठा के हैं? इतना सिंपल कैलकुलेशन नहीं आता तुम्हें है? आए नहीं, बस अब तो जीत गया मैं। 265 मेरे भाइयों फाइनल आंसर था। एंड यू हैव फिगर्ड आउट एनडीपी एट एफसी के कैसे निकालते हैं। नेशनल इनकम भी निकाला जा सकता था अगर वो फाइंड आउट करने को बोलते, अगर एनएफआई दे देते तो। बाकी तो ठीक है, बस डी था, वरना नेशनल इनकम ही निकलता। तो मेरे भाइयों ये वैल्यू एडेड मेथड था। नाउ वी हैव टू शिफ्ट टू इनकम मेथड। इस इनकम मेथड को समझने के लिए भी तुम्हें ये जानना जरूरी है कि वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू जो तुमने आंसर निकाला था वो क्या था, जीडीपी एट एमपी। अगर तुम्हारे दिमाग में ये भी इतना भरा हुआ है कि हाँ भैया हमें याद रहेगा जो आपने प्रीवियस करवाया था वैल्यू एडेड मेथड के अंदर, हमारा आंसर जीडीपी एट एमपी आता है जब भी हम सारी वैल्यूज ऐड करते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फर्म्स ने वैल्यू ऐड की थी, उन सबको ऐड कर दो, जीडीपी एट एमपी आंसर आएगा। मुझे तुम्हारे माइंडसेट को क्लैरिटी देने में आसानी होगी कि इनकम मेथड के थ्रू अगर तुम आंसर निकाल रहे हो तो तुम्हारा आंसर वैल्यू एडेड से अलग आएगा। यानी इनकम मेथड में कभी भी आंसर ग्रॉस नहीं आ सकता, बिकॉज इनकम हमेशा नेट होती है। यानी पहली चीज तो आंसर तुम्हारा नेट होगा, ठीक है। डोमेस्टिक एज इट इज रहेगा, प्रोडक्ट एज इट इज रहेगा, लेकिन कभी भी इनकम में टैक्सेस नहीं आते, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज। यानी इनकम का मतलब क्या है, मैंने तुम्हें शुरुआत में ही बता दिया था एक्सप्लेन करते हुए, किसी का खर्चा किसी की इनकम। याद करो जब मैंने बेसिक्स तुम्हें समझाए थे इस वीडियो के अंदर, मैंने बोला था किसी का खर्चा किसी की इनकम। यानी मुझे कॉस्टिंग्स को लेना पड़ेगा, यानी फैक्ट्री कॉस्ट या फैक्टर कॉस्ट जो तुम बोलते हो, जनरली फैक्टर कॉस्ट ही कहलाता है। एंड फैक्टर कॉस्ट अपने नाम में ही ये क्लैरिटी दे रहा है कि फैक्टर कॉस्ट क्या है, जो फैक्टर्स हैं जिन्होंने काम किया है। फैक्टर मतलब रीजन, रीजन काय के, आउटपुट के। ये पी का मतलब प्रोडक्शन होता है ना, तो इस प्रोडक्शन के आउटपुट के जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स है उनकी लागत, यानी उनकी होने वाली इनकम। नेट इनकम डोमेस्टिक मतलब भारत के अंदर, फैक्टर कॉस्ट मतलब वही इनकम जो है हमें फैक्टर कॉस्ट पे फाइंड आउट करनी है, एक्चुअल कॉस्टिंग पे जो हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे किया है। जो भी पे किया, क्योंकि कंपनी पे कर रही है तो कंपनी उसे कॉस्टिंग यानी खर्चा दिखाएगी, इसलिए उसको फैक्टर कॉस्ट बोला गया। तुम्हारे घर पे इनकम आती है, तुम उसे फैक्टर इनकम बोलो। क्यों बोलोगे फैक्टर इनकम? क्योंकि तुमने एज अ फैक्टर कुछ काम किया तब तुमने इनकम कमाई। लेकिन क्योंकि हम ये सारी चीजें कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, बड़े लेवल पे देखते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमी, तो उसको कॉस्टिंग जैसे देखा जाता है। एंड दैट इज द रीजन जो इनकम मेथड के थ्रू फाइनल आंसर आता है, दैट इज एनडीपी एट एफसी। चलो मैंने तुम्हें दोनों में डिस्टिंक्शन बता दिया इनकम मेथड पढ़ाते हुए। नाउ इट्स इजी फॉर मी ये बताना कि इसके अंदर एलिमेंट्स क्या आते हैं। शुरू करें। पहली चीज तो इसके अंदर आ जाता है रेंट और रॉयल्टी, ठीक है। धरती पे कोई चीज बना रखी है, कोई बिल्डिंग वगैरह है तो तुम्हें उसका रेंट मिलेगा, कोल माइन वगैरह है तो उसकी रॉयल्टी दी जाती है। तो रेंट हो गया, रॉयल्टी हो गया, ये कभी किसी दूसरे नाम से तुम्हें कभी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो रेंट और रॉयल्टी है। पहले ये दो आ गए
उसके बाद आ जाते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब क्या हुआ तुम पूछोगे, तो भैया कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब वही सैलरीज एंड वेजेस वगैरह आ गया। किसी क्वेश्चन में तुम्हें सैलरीज एंड वेजेस लिखा हुआ मिलेगा, किसी क्वेश्चन में तुम्हें कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज लिखा हुआ मिलेगा। आई विल एक्सप्लेन, लेकिन पहले एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। रेंट हो गया, रॉयल्टी हो गया, कॉम्पनसेशन हो गया, इंटरेस्ट। मतलब सीधी बात है, आखिर कौन कौन से फैक्टर्स क्या क्या कमाते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो आपकी प्रॉपर्टी आपको रेंट और रॉयल्टी कमा के देगी। अगर आप खुद काम करेंगे तो आपको उसके बदले में कॉम्पनसेशन मिलेगा, जो भी मेहनताना करेंगे आप उसके बदले में आपको पैसा मिलेगा। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा रखा हुआ है और अगर आप वो लोन पे चढ़ा देंगे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और आप बिजनेस करते हैं तो भैया बदले में जो आपको मिलेगा वो आपका प्रॉफिट है। तो रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट करके मैंने यहां पे तुम्हें मैक्सिमम चीजें तो बता दी जो मेरे को बताना था, क्योंकि लास्ट सिर्फ एक ही बचता है और वो ये है जो इस किसी कैटेगरी में नहीं आ पाता है, फिट नहीं हो पाता है। जैसे कोई रनिंग बिजनेस नहीं है, 1 से 2 से 4 काम तुम कर रहे हो, LICs की पॉलिसीज भी बेचते हो, लेकिन शाम में शॉप भी संभालते हो, एंड देयर आर सो मेनी मिसलिनियस वर्क दैट यू आर डूइंग, तो उसमें तुम्हारी इनकम कहलाती है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब आपने खुद को एम्प्लॉय करके रखा हुआ है छोटे मोटे कामों में, एंड यू आर अर्निंग गुड इनकम बट यू आर नॉट इनटू एनी वन कैटेगरी। तो हुए कितने एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एलिमेंट्स है जो तुम्हें याद रखने हैं, रेंट, रॉयल्टी, कॉम्पनसेशन, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड मिक्स्ड इनकम। अब मैं तुम्हें यह बताता हूं जुगाड़ू वाला काम जो तुम्हें लास्ट मोमेंट पे याद रखना है, जिसके कारण तुम ये वीडियो देख रहे हो। तुम्हें रेंट वैसा का वैसे ही लिखा मिलेगा, तुम्हें रॉयल्टी वैसा का वैसे ही लिखा मिलेगा, इंटरेस्ट तुम्हें वैसा का वैसे ही लिखा मिलेगा, मिक्स्ड इनकम तुम्हें वैसा का वैसे ही लिखा मिलेगा। यानी जैसे मैंने इससे जस्ट पहले तुम्हें कुछ बताया था ना, तुमने अगर यहां पे देखा हो कि वैल्यू एडेड मेथड से ये आंसर आता है, इनकम मेथड से ये आंसर आता है, जितना इंपॉर्टेंट ये था कॉन्टेक्स्ट देने के लिए, इतना ही इंपॉर्टेंट ये भी है कि तुम्हें कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज अलग अलग लिखा हुआ मिल सकता है और तुम्हें प्रॉफिट अलग अलग लिखा हुआ मिल सकता है। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पे आऊंगा। तो चलो एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ मिल सकता है। व्हेन इट कम्स टू कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इसको 3 पार्ट में देखा जाता है। एक हो गया सैलरीज एंड वेजेस इन कैश, दूसरा प्लस करेंगे अपन इसके अंदर, अगर क्वेश्चन में आता है, मैं तो बात कर रहा हूं, इफ इन क्वेश्चन तुम्हें दिख जाए कि भैया हां सैलरीज एंड वेजेस इन कैश दिया हुआ है, तो बेटा तुरंत ना ढूंढना चालू कर देना कि कहां पे दिया हुआ है सैलरीज एंड वेजेस इन काइंड, क्योंकि वो भी जोड़ना जरूरी है। जनरली ये तुम्हें बहुत रेयर कंडीशन में लिखा हुआ मिलेगा, ये नहीं मिलता है, लेकिन हां जो मिलेगा वो ये है कि अगर क्वेश्चन में सैलरीज एंड वेजेस इन कैश दिया है, देखो लास्ट मोमेंट है, मेरे को कुछ जुगाड़ें तो तुम्हें बताना पड़ेंगी, ठीक है। तो सैलरीज एंड वेजेस एंड कैश अगर कहीं तुम्हें लिखा हुआ मिलता है, मान लेते हैं तुम्हें लिखा हुआ मिल गया, तो तुम्हें क्या जुगाड़ देखनी है कि इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम भूलो नहीं, और वो है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अरे मेरे भाई मैं नहीं चाहता तुम कुछ बोलो, समझ रहे हो? मतलब मैं तुम्हें यहां पे हाथ में रख के दे रहा हूं, परोस के दे रहा हूं थाली में कि ये 2 चीजों को प्लस कर देना। अगर ये दिया हुआ तो बिल्कुल प्लस करना, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं तो ये बता रहा हूं कि गलतियां कहां कहां हो सकती हैं तुमसे न्यूमेरिकल्स में। तो सैलरीज एंड वेजेस इन कैश और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इन दोनों को प्लस कर देना, साथ में सैलरीज एंड वेजेस इन काइंड भी, तो तुम्हारा कॉम्पनसेशन आएगा। बच्चे गलती कहां करते हैं, सैलरीज एंड वेजेस देखते हैं बस वो लिख के आ जाते हैं, ये देखते ही नहीं कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन भी कुछ दिया हुआ है, और वहीं पे तुम्हारी गलती हो जाती है। तो अगेन मैंने तुम्हें बता दिया, कॉम्पनसेशन एक्सप्लेन कर दिया, अब बारी आती है प्रॉफिट की। कई बार ना तुम्हें प्रॉफिट कभी भी डायरेक्टली लिखा हुआ मिलेगा ही नहीं, प्रॉफिट 3 पार्ट में डिवाइडेड कहीं मिलेगा लिखा हुआ, एंड तुम कंफ्यूज हो जाओगे। क्या करोगे तुम, सिर्फ एक ही चीज प्रॉफिट से क्लोजली रिजेंबल कर पाते हो, वो होता है रिटेन्ड अर्निंग, वो लिख के आ जाओगे और कहीं ना कहीं गलत कर दोगे क्वेश्चन को। तो ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें ये कुछ 6 गोल्डन वर्ड्स जो हैं अगर लिखे हुए नहीं मिले तो 3 तरह की चीजों को ढूंढना शुरू कर देना। पहला तो हो गया तुम्हारा कॉर्पोरेट टैक्स, ये ढूंढना सबसे पहले। तो कॉर्पोरेट टैक्स की जगह कई कई जगह तो इसको एक और नाम से जाना जाता है, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। तो परेशान मत होना, इट्स वन एंड द सेम थिंग। कॉर्पोरेट का इनकम टैक्स होता है, मतलब बिजनेस जो टैक्स पे करता है, तो वो दैट इज कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। तो कहीं पे तुम्हें ये लिखा मिलेगा, कहीं पे ये लिखा मिलेगा, कंफ्यूज मत होना, आइदर और में से दोनों को लेना ही लेना है। तुम्हें इसमें प्लस करना पड़ेगा
जो तुमने एज अ डिविडेंड पे कर दिया है, तो ऐड करो डिविडेंड पेड। एंड फाइनली थर्ड चीज जो है वो है तुम्हारी रिटेन्ड अर्निंग्स। अगर प्रॉफिट नहीं लिखा हुआ मिलता है तो तुम्हें ये तीनों चीजों को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके तुम प्रॉफिट फाइंड आउट करके लिख पाओगे कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था। एंड ये दो वो चीजें हैं जो तुम्हें कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर सकती हैं। मैंने क्या किया, इंडिविजुअल लेवल्स पे तीनों को बता दिया। एक बार लास्ट बार करवा रहा हूं, देख लेना मैंने क्या बोला। मैंने तुम्हें सबसे पहले बताया कि अगर तुम्हें इनकम मेथड के थ्रू आंसर निकालना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रेंट रॉयल्टी लेना पड़ेगा, कॉम्पनसेशन लेना पड़ेगा, इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, प्रॉफिट लेना पड़ेगा, मिक्स्ड इनकम लेना पड़ेगा। मैंने बोला पूरा क्वेश्चन बहुत इजी रहता है। जनरली ये दो चीजें तुम्हारे लिए मैटर कर जाती है, एक हो गया कॉम्पनसेशन, एक हो गया प्रॉफिट। कॉम्पनसेशन में गलती कहां होती है मैंने बता दिया। बच्चे क्या करते हैं, सैलरीज एंड वेजेस एंड कैश दिया हुआ है, उठा के लिख दिया, इसको इग्नोर कर दिया कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन भी लिखना होता था, तो तुमने वो भी सीख लिया। फिर मैंने बताया कई बार बच्चे प्रॉफिट ढूंढते हैं, प्रॉफिट नहीं मिलता तो सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग को प्रॉफिट मान के लिख के आ जाते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं करना है। अगर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, तीन चीजों को ऐड करके ही टोटल प्रॉफिट आएगा, वो है कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड पेड, रिटेन्ड अर्निंग्स। यहां पे तुम्हारा फाइनल आंसर आने को तैयार है। लेकिन अभी मैं ऐसे थोड़ा ना छोड़ूंगा। कई बार क्या करते हैं, ना तुम्हें रेंट मिलेगा लिखा हुआ, ना रॉयल्टी मिलेगा, ना इंटरेस्ट मिलेगा, ना प्रॉफिट मिलेगा। तुम पूरा क्वेश्चन ढूंढ रहे होगे, तुम्हें इनकम मेथड का क्वेश्चन करना है और तुम्हें ये इसमें से कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिल रहा, लेकिन तुम्हें एक टर्म लिखा हुआ मिल रहा है और वो है ऑपरेटिंग सरप्लस। अगर ये तुम्हें लिखा हुआ मिल जाए ना ऑपरेटिंग सरप्लस, तो समझ जाना ये चार चीजों को मिला के बनता है रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट और प्लस प्रॉफिट। मतलब अगर क्वेश्चन में ध्यान देना, गलती कहां करोगे मैं तो तुम्हें उठा के बता रहा हूं सीधे। अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है, तो अगर ये उस ऑपरेटिंग सरप्लस देने के बाद भी क्वेश्चन में से ये चारों में से कोई भी चीज दिख जाए, तो मेरे भाइयों लेना ही नहीं है। क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस अगर तुम काउंट करके लेके चल रहे हो तो उनमें ये चारों चीजें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। और क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए क्या देगा, क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस भी दे दिया और क्वेश्चन में प्रॉफिट भी दे दिया। हाँ, ये तीन मिसिंग है, ये तीनों नहीं दिए, बिल्कुल नहीं दिए, लेकिन प्रॉफिट दे दिया। अब तुम क्या करोगे, ऑपरेटिंग सरप्लस भी ले लोगे, प्रॉफिट भी ले लोगे, आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई एक ही चीज लेनी है। ठीक है, तो अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है तो ना तुम्हें रेंट लेना है, ना रॉयल्टी लेना है, ना इंटरेस्ट लेना है, ना प्रॉफिट लेना है। तुम्हें ऑपरेटिंग सरप्लस में सिर्फ कॉम्पनसेशन को और मिक्स्ड इनकम को प्लस कर देना है, तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि मैं सिखा चुका हूं कि इनकम मेथड के थ्रू जो आंसर आता है वो आता है एनडीपी एट एफसी। फिर अगर उसके थ्रू नेशनल इनकम निकालना है तो फिर कंपैरेटिवली तुम्हारे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी बेस आ चुका है और इसके बेसिक्स मैंने शुरुआत में सिखा दिए कि नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं। अब एक्सपेंडिचर मेथड को समझने के लिए मुझे तुम्हें वैल्यू एडेड मेथड पे थोड़ा सा लेके जाना पड़ेगा, बिकॉज बहुत अच्छा रिलेशन एस्टैब्लिश होगा एक्सपेंडिचर मेथड को लेके। वैल्यू एडेड मेथड के अंदर जब भी तुम सेल्स देखते थे तो सेल्स होती थी या तो हाउस होल्ड को या तो गवर्नमेंट को। अब अगर सेल्स हाउस होल्ड और गवर्नमेंट को लेकर हो रही है तो हाउस होल्ड और गवर्नमेंट खरीद रहे हैं ना, खरीद रहे हैं तो मतलब हाउस होल्ड और गवर्नमेंट खर्चा कर रहे हैं। अब अगर हाउस होल्ड और गवर्नमेंट खर्चा कर रहे हैं तो उनके खर्चे को एक्सपेंडिचर मेथड में ही लोगे ना, मतलब सिंपल है। तो फिर मैंने प्राइवेट कंपनीज वाले खर्चे को क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, उसी से तो फाइनल गुड्स बनते हैं। तो फाइनल गुड्स बन के बिकते कहां पे हैं, अल्टीमेटली फाइनल कंजम्पशन कहां पे होता है, अगेन हाउस होल्ड अगेन गवर्नमेंट। तो जब खरीदने वाले यही है तो इनडायरेक्टली खर्चा करने वाले भी तो यही हुए, एंड एग्जैक्टली एक्सपेंडिचर मेथड वही है। तभी तो मैंने ये मैराथन रखी है तुम्हारे लिए कि अगर तुम इस एक्सपेंडिचर मेथड को पढ़ो तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि इट इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू वैल्यू एडेड मेथड। तो सबसे पहली चीज यहां पे जो तुम्हें लेना है, नंबर 1 इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब तुम पूछोगे भैया आपने ये प्राइवेट क्यों लिया, तो प्राइवेट का मतलब मेरा यहां पे हाउस होल्ड से ही है। दिस इज हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब ये दो तरीके से होता है, या तो हाउस होल्ड खुद खरीद ले या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस खरीद के वो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती हैं। यानी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तुम वो लिखा हुआ देखते हो, मतलब अल्टीमेटली ऑल टुगेदर इट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड हियर प्राइवेट सेज द हाउस होल्ड, जो हाउस होल्ड खर्चा करता है। एंड क्योंकि हम सरकार को सरकार ही बोलते हैं तो नंबर 2 आ जाता है
ये एन है मेरा, ठीक है, चिंता मत करना। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो देखो भाई, तुम्हें दो लोग तो पता चल गए कि दो लोग कौन खर्चे करने वाले हैं भारत के अंदर। अब अगर ये दो ही लोग हैं जो खर्चा करते हैं या जिन्होंने अपने आउटपुट को, हमारे इकोनॉमी के आउटपुट को खरीदने के लिए पैसा निकाला है मार्केट में, तो इसके अलावा फिर क्या लेना है? तो वो लेना पड़ता है कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो अगर मैं थर्ड आइटम इसके अंदर लूं, खैर मैं नेक्स्ट पेज पे लूंगा, तो थर्ड आइटम इसके अंदर आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब तुम पूछोगे भैया ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कहता है कि ये वो खर्चा है जो कैपिटल के फॉर्मेशन पे किया जाता है, मतलब इस खर्चे से कैपिटल फॉर्म हो रही है। तो एग्जैक्टली इसके भी दो पार्ट हैं, इसलिए मैंने इसको सेपरेट पेज पे लिया ताकि मैं आराम से एक्सप्लेन कर सकूं। एक तो हो गया तुम्हारा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब पूछोगे भैया फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? भाई घर बार खरीदना, तो भैया ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। और इसी में आप ऐड कर देते हो चेंज इन इन्वेंट्री, जो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं जब वैल्यू एडेड मेथड पढ़ा था। चेंज इन इन्वेंट्री वही होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ये तो तुम्हें पता है चेंज इन इन्वेंट्री क्या होता है, या चेंज इन स्टॉक बोल लो, तुमने स्टॉक के नाम से याद किया था तो चेंज इन स्टॉक बोलो, डजंट मैटर, एक ही चीज है। इन्वेंट्री न्यू एंड फैंसी नेम, सो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दो चीजों से मिलकर बनता है। पहला हो गया फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और दूसरा हो गया चेंज इन इन्वेंट्री। नाउ लेट मी टेल यू कि तुम मिस्टेक कहां करोगे। जब भी तुम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखा देखोगे तो तुम्हें क्या लगेगा, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ऑलमोस्ट सेम जैसा है। नहीं, दोनों डिफरेंट है। अगर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है या इवन ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, क्योंकि ये इसका पूरा नाम है वही, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है जनरली पूरा नाम, तुम्हारी बुक्स में शायद ना दिया हो बट नाम यही है। तो अगर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो नेचुरली तुम्हें उसमें चेंज इन इन्वेंट्री ऐड करना पड़ेगा, तब जाके जो फाइनल आंसर होगा वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होगा। सो यू हैव टू फिगर आउट दिस। अगर ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, वेल एंड गुड, सीधे लिख दो वैल्यू। लेकिन अगर ये नहीं दिया हुआ, फिक्स्ड कैपिटल लिखा हुआ है, तो तुम्हें उसमें चेंज इन इन्वेंट्री को ऐड करना पड़ेगा, तब फाइनल आंसर आएगा। एंड फाइनली हमारे भारत की आउटपुट को खरीदने के लिए खर्चा करने वाले जो फाइनल लोग होते हैं वो होते हैं नेट एक्सपोर्ट वाले, यानी मैं यहां पे फोर्थ लूंगा नेट एक्सपोर्ट, जो हम यहां से बाहर भेज देते हैं प्रोडक्ट, जो बाहर के लोग खर्चा करते हैं, खरीदते हैं। हमारा एक्सपोर्ट होता है एक्स माइनस एम, इंपोर्ट माइनस करने के बाद जो फाइनल फिगर होता है, बिकॉज इंपोर्ट का जो है वो बाहर का आउटपुट आ रहा है तो उसको हटा के देखा जाता है। तो फाइनली हमने चार चीजें ली, चलो देखें एक बार, चलो रिवाइज करते हैं। एक हो गया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो हमने हाउस होल्ड ने खर्चा किया कंजम्पशन पे। दूसरा हुआ गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो सरकार कर रही है। जो प्राइवेट फाइनल है, हाउस होल्ड वाला है, उसके अंदर एनजीओज वगैरह या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो भी इसके अंदर आ जाती है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दूसरा हुआ। तीसरा हुआ हमारे भारत के अंदर जो कैपिटल फॉर्म होती है वो, इसके अंदर फिक्स्ड कैपिटल भी आती है और चेंज इन इन्वेंट्री भी आता है, दोनों मिला के कैपिटल फॉर्मेशन बनाते हैं। एंड फाइनली हमारा नेट एक्सपोर्ट आता है। एंड इसके बाद जो हमारा आंसर आता है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट खर्चा, अगर आउटपुट वाले मेथड में, जब मैंने तुम्हें आउटपुट मेथड पढ़ाया तो वहां पे भी मैंने अगर मार्केट प्राइस लिया तो यहां पे भी मुझे मार्केट प्राइस ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर बेच रहे हो आप मार्केट में तो खर्चे भी आप मार्केट में कर रहे हो, मतलब मार्केट प्राइस भी खर्चे हो रहे हैं, एक्सपेंडिचर भी आपका मार्केट में ही चल रहा है, तो अगेन मार्केट प्राइस का आंसर होगा। फिर क्योंकि मैंने यहां पे ग्रॉस वैल्यू ली थी, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो मैंने लिया था ग्रॉस लेवल पे लिया था, तो मेरे आंसर का श्री गणेश ग्रॉस से ही होगा। क्योंकि मैं भारत के अंदर की बात कर रहा हूं तो डोमेस्टिक आंसर आएगा और प्रोडक्ट तो हमेशा रहता ही है, यानी फाइनली आंसर मेरा जीडीपी एट एमपी है। तुमने कितनी शानदार बात फिगर आउट की है पता है, वैल्यू एडेड मेथड जीडीपी एट एमपी निकालता है, एक्सपेंडिचर मेथड जीडीपी एट एमपी आंसर निकालता है, सिर्फ इनकम मेथड है जिससे आंसर एनडीपी एट एफसी आता है। तो फाइनली नेशनल इनकम को समराइज करते हुए, ऑल्दो मैं रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी भी तुम्हें बताऊंगा, बट ये वाला पॉइंट समराइज करते हुए वैल्यू एडेड मेथड इक्वल्स टू GDP at MP, इनकम मेथड इक्वल्स टू NDP at FC, लेकिन फिर एक्सपेंडिचर मेथड इक्वल्स टू अगेन GDP at MP। बस अगर तुम्हें इतना भी आता है तो फिर कोई भी तुमसे कह दे कि नेशनल इनकम निकालो, और नेशनल इनकम तो तुम भी जानते हो NNP at FC होता है, तुम इन तीनों से
कैसे भी एनएनपी एट एफसी निकाल लोगे। एंड दैट इज व्हाट द एंटायर रिवीजन इज ऑल अबाउट, कि तुम्हें एक समराइजेशन मिल जाए कि कैसे तुम्हें न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करना है। अगर रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को बहुत सिंपल कॉन्टेक्स्ट में समझना है तो यह समझना पड़ेगा, रियल जीडीपी बेस्ड है एंटायरली आउटपुट बेसिस पे, कि आपका इन एन इकोनॉमी आउटपुट कैसा है ऑन द बेसिस ऑफ अ बेस ईयर प्राइस। एक बेस ईयर प्राइस ले ली, अब आप देख रहे हो साल दर साल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके आउटपुट में कितना इंक्रीज आ रहा है एज एन इकोनॉमी, ये देखता है रियल जीडीपी। एंड यही एक इकोनॉमिक बैरोमीटर भी है, ये चेक करने के लिए कि किसी भी नेशन की इकोनॉमिक प्रोग्रेस कितनी है, रियल जीडीपी ही काम आएगा कि आउटपुट कितना बढ़ता जा रहा है। वहीं नॉमिनल जीडीपी जो है वो चेंज तो दोनों में दिखाता है, आउटपुट में भी चेंज दिखा रहा है लेकिन साइमल्टेनियस प्राइस में भी चेंज दिखाता है। यहां पे प्राइस बेस ईयर का ले लिया कि एक कांस्टेंट प्राइस है, यहां पे क्या बोला गया कि प्राइसेस जो है वो रियल टाइम में लेके चलोगे आप, जो करंट मार्केट प्राइसेस चल रहे हैं, जो अभी मार्केट प्राइसेस चल रहे हैं इन कंपैरिजन टू द आउटपुट जनरेटेड। अब इसमें दिक्कत क्या है, लेट मी टेल यू, यहां पे एम्फेसिस बहुत ज्यादा हो जाता है प्राइस लेवल चेंजेस को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर, इन सब चीजों में बहुत कंफ्यूजन बढ़ जाता है। फिर मतलब अगर मैं बहुत सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो कई बार आउटपुट बड़ा नहीं होता है। ध्यान देना, मैं नॉमिनल जीडीपी की बात बता रहा हूं, सिंपल टर्म्स में बात बता रहा हूं। कैसे बताएं यार, तीर्थ एग्जांपल लेना ही पड़ेगा यार अपन को किसी चीज का। ये चार्जर उठा दे यार, ये वाला चार्जर, मैं इन लोगों को बेस्ट ये चार्जर से समझा। तुम रुको यार, मैं तुम्हें अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना करूं तो मजा ही नहीं आता है ना। थैंक यू सो मच। सो मैंने ये चीज देखी है कि ये कुछ एप्पल के फास्ट चार्जर टाइप के आने चालू हुए, और पहले एप्पल क्या करता था, इसको बॉक्स में पैक करके देता था। नाउ मैंने ये भी देखा है, सौमिल ये चीज मानेगा कि नहीं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चार्जर्स की प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं। पहले सस्ते मिल जाते थे, आजकल महंगे मिलते हैं। नाउ रियल जीडीपी क्या कहता है, समझो इस बात को। अगर मैं रियल जीडीपी की बात बताऊं, दिस इज रियल जीडीपी। अब अगर मैंने ये चार्जर, पहले आउटपुट होता था एक का, तो एक के हिसाब से रेवेन्यू जनरेट होता था। आज चार्जर 4 बनाए जाते हैं तो 4 के हिसाब से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अब बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी की। नॉमिनल जीडीपी क्या कहता है, हम चार्जर 4 नहीं बना रहे, हम एक चार्जर को ही 4 गुना महंगे दाम पे बेच रहे हैं। यहां पे भी रेवेन्यू 4 चार्जर का हो रहा है, लेकिन किसके बेसिस पे हो रहा है, आउटपुट के बेसिस पे। द प्राइस इज कांस्टेंट, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अगर ये 1000 रुपए का था तो ये यहां 1000 का बिक रहा था और 4 चार्जर बना लिए गए तो 4000 का रेवेन्यू हो गया। नॉमिनल जीडीपी कहती है इस चार्जर की प्राइस बढ़ के कितनी हो गई, 4000। करंट मार्केट प्राइस कितनी है, 4000, लेकिन आउटपुट कितना है अभी भी, सिर्फ एक चार्जर का। तो ये फेक हुआ ना एक तरीके से। चलो 2 चार्जर बना लिए, 8000 कमा लिए, प्राइसेस भी तो चेंज हुई, आउटपुट बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था ये कि यहां पर रियल जीडीपी के अंदर वी आर मेकिंग 4 चार्जर्स, कीपिंग द प्राइस कांस्टेंट। हमने चार्जर ज्यादा बनाना चालू किए, हमने आउटपुट बढ़ाया, जिससे पता चला कि नेशन प्रोग्रेस कर रहा है। नॉमिनल जीडीपी ने क्या बोला, हाँ आउटपुट बढ़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ प्राइसेस करंट वाली लेना चालू करो। अब करंट वाली लेना चालू करेंगे तो करंट में तो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, प्राइसेस बढ़ेंगे तो ऐसा क्या दिखेगा कि इकोनॉमी के अंदर रेवेन्यू भयंकर जनरेट हो रहा है, लेकिन आउटपुट लेवल पे देखोगे तो सब खोखला पड़ा हुआ है। एंड इसी चीज को ओवरकम करने के लिए, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बीच का डिफरेंस जो है उसको ओवरकम करने के लिए फाइनली आया जीडीपी डिफ्लेटर, कि जो प्राइस लेवल चेंजेस है अगर दोनों से हटा दिया जाए, खैर इसमें तो था ही नहीं, जनरली इसमें प्राइस लेवल चेंजेस था, दोनों में आउटपुट कॉमन है। जो अनकॉमन चीज है वो क्या है, इसके अंदर बेस प्राइस रखी गई है और इसके अंदर नॉमिनल प्राइस रखी गई है, यानी जो करंट चेंज होती हुई प्राइसेस है वो रखी गई है। मैं यहां पे दिखा भी देता हूं। रियल जीडीपी क्या बोलता है, फिजिकल आउटपुट चेंज होगा। नॉमिनल जीडीपी बोलता है चेंज इन प्राइस भी होगा और आउटपुट दोनों में चेंज आएगा। तो नॉमिनल जीडीपी ने क्योंकि इतना कंफ्यूजिंग बना दिया सब कुछ को, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बीच में इतना बड़ा गैप आ गया कि इसको एक लेवल पे लाने के लिए कोई बीच में एक चीज काम करना जरूरी थी, और वो था प्राइस इंडेक्स, जिसको एक और नाम दिया जाता है जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी डिफ्लेटर फाइनली क्या करता है, एलिमिनेट कर देता है जो प्राइस में वेरिएशन आ रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो प्राइसेस में चेंजेस आए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जब प्राइस के चेंज को ही एलिमिनेट कर दिया तो इससे डिटरमाइन हो जाएगा कि रियल आउटपुट कितना है। इसीलिए अगर तुम्हें रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला करना है तो तुम्हें जीडीपी डिफ्लेटर यानी प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला आना चाहिए। जीडीपी रियल हो चाहे नॉमिनल हो, उसका फॉर्मूला इसी से आ जाएगा, ठीक है। तो प्राइस इंडेक्स जो होता है दैट इज जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्यों कहलाता है, क्योंकि ये प्राइस के चेंज को एलिमिनेट कर देता है, प्राइस इंडेक्स। तो इसका फॉर्मूला कहता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100।
अब तुम्हें जो फॉर्मूला बनाना है तुम वो फॉर्मूला बना सकते हो। मैं रियल जीडीपी को यहां ले आता हूं, तो हो जाएगा रियल जीडीपी इक्वल्स टू अगेन नॉमिनल जीडीपी इनटू 100 अपॉन प्राइस इंडेक्स। ठीक है मेरा भाइयों, मैंने स्वैप कर दिया। अब अगर तुम नॉमिनल जीडीपी निकालना चाहते हो तो नॉमिनल जीडीपी के लिए फिर ये स्वैप कर देते हैं भाई, नॉमिनल जीडीपी इक्वल्स टू रियल जीडीपी इनटू, ये याद रखो प्राइस इंडेक्स जो था वो यहां पे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। मतलब फंडा था ही नहीं ये रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी निकालने का। फंडा था, क्या तुम्हें इसका एसेंस पता है, जो कि प्राइस इंडेक्स था या जीडीपी डिफ्लेटर था? क्योंकि ये उस प्राइस वेरिएशन को हटाकर जो रियल और नॉमिनल जीडीपी के बीच का है, वो एक्चुअल में तुम्हें फिजिकल आउटपुट बताता है कि एक इकोनॉमी उसके बेसिस पे कैसे ग्रो कर रही है। तो यहां पे ये रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी खत्म होता है। बस इतना और याद रख लेना, कोई अगर तुमसे पूछता है दोनों में से बेटर कौन है, रियल जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी, हमेशा याद रखना वो चार्जर का आउटपुट ज्यादा बेटर काउंट होगा, इन सेंस कि वो चार्जर के बस प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, बिकॉज दैट इज नॉट द रियल ग्रोथ, दैट इज जस्ट इन्फ्लेशन। रियल ग्रोथ होती है जब आउटपुट वैल्यू बढ़ना चालू होती है, वरना तो महंगाई बढ़ती चली जाएगी और ऐसा लगेगा कि बहुत तरक्की हो रही है। नहीं, क्योंकि जितनी महंगाई उतना लोगों का रेवेन्यू, उतने लोगों के हाथ में पैसे, मतलब इकोनॉमी की ग्रोथ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आउटपुट बढ़ेगा तो रियल ग्रोथ आएगी। तो कोई भी अगर तुमसे पूछ ले कि कौन सी एक्चुअल ग्रोथ मानी जाती है, नॉमिनल या रियल जीडीपी, हमेशा रियल जीडीपी बोल के आना। अब क्योंकि मुझे तुम लोगों को एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट से भी थोड़ा बहुत कुछ बताना है, मैं बहुत जल्दी समराइज करूंगा। इसमें ना ज्यादा तुम्हें टाइम देना है ना ज्यादा मैं टाइम दे रहा हूं, बिकॉज इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम टू बी वेरी ऑनेस्ट। जितना कम टाइम दोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहली चीज तो तुम्हें एपीसी और एपीएस के बीच में रिलेशन आना चाहिए, जिससे रिलेटेड फॉर्मूलेस या क्वेश्चंस आ सकते हैं। फॉर्मूले तो नहीं आएंगे, एक अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया मीनिंग टाइप में तो तुम्हें पता होना चाहिए। सो बेसिकली तुम्हें यह पता होना चाहिए कि कंजम्पशन प्लस सेविंग्स इक्वल्स टू इनकम होता है। अगर ये बेसिक चीज भी तुम्हें पता है तो इसमें तुम्हें एपीसी और एपीएस निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि भैया दोनों में अपन को बस यहां पे कुछ नहीं करना, डिवाइड बाय वाई करके चलना है पूरा। अब तुमने अगर मेरी एमएमबी सीरीज देखी है तो तुम्हें पता है कि जहां एवरेज लेते हैं वहां इनकम में अगर 1 आ रहा है, क्योंकि वाई से वाई कटा है, तो अगर ये 1 आ रहा है तो 1 का मतलब एवरेज इनकम हो गया। नाउ एवरेज इनकम जो भी हो रही है वो दो पार्ट में बट जाती है, या तो आपने एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कर लिया है या तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कर लिया है। नाउ तुम मुझसे पूछोगे भैया इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कौन से हुए? लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली। वैसे मैंने यहां पे निकाल के भी रखा हुआ है, बट मैं तुम्हें इससे एक्सप्लेन कर दिया। छोड़ो, उससे छोड़ दो, नहीं करना अपन को। नोट से जो मैंने यहां पे करना है वो देख लो जरा। अगर तुमसे पूछे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैसे निकालना है, तुम बोलोगे 1 माइनस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। बस इतना ही याद कराना था मेरे को, और कुछ नहीं। अगर 1 में से जो भी फिगर दिया हो, 0.3 दिया हो, 0.4 दिया हो, 0.5 दिया हो, अगर तुम माइनस कर दोगे तुम्हारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आ जाएगा। नाउ ऐसे अगर एपीसी एपीएस है तो सेम एमपीसी और एमपीएस है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब अगेन इसके अंदर भी वही सेम फॉर्मूला लगाते हैं अपन। एमपीसी क्या हुआ? डेल्टा सी हुआ। एमपीएस क्या हुआ? डेल्टा एस हुआ। चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन सेविंग्स, क्योंकि आपकी इनकम में चेंज आ रहा है। सबको कैसे करना है डिवाइड? डेल्टा वाई से। मैंने यहां पे डेल्टा वाई से डिवाइड करना चालू किया, सबको डेल्टा वाई से डिवाइड कर दिया। अब यहां पे भी डेल्टा वाई कट होके 1 आया। मैं तुम्हें 1 का मीनिंग बता चुका हूं, जब एवरेज था तो एवरेज इनकम थी। यहां पे मार्जिनल कॉन्टेक्स्ट है तो 1 का मतलब हो गया तुम्हारी मार्जिनल इनकम। डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इक्वल्स टू 1 हो गया, यानी ये 1 तुम्हारी मार्जिनल इनकम है। अब अगर कभी भी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना पड़े तो कैसे निकालोगे? 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। बस इतना अगर पूछ लिया जाए, 2 मार्क्स क्वेश्चन अगर आ जाए, तो कृपया करके इतना करके आ जाना, क्योंकि मैंने तुम्हें ये ऑलरेडी एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट से सिखा दिया है। फाइनली अपन इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर पे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज है जो मुझे समझानी है। तुम लोगों ने डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट अंडर जो फिक्स्ड प्राइस मॉडल पढ़ के रखा हुआ है एमएमबी सीरीज से, लेट्स टॉक अबाउट दैट। उसके अंदर 2 सेक्टर मॉडल में क्या बोला गया? एग्रीगेट डिमांड क्या बोलती है? या तो कंजम्पशन होगा या तो इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया कि अगर डिमांड है तो या तो कंजम्पशन की डिमांड है या तो इन्वेस्टमेंट की डिमांड है।
अब मैं तुम लोगों को पढ़ा चुका था कि कंजम्पशन जो होता है, एक तो होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन और एक होता है वो कंजम्पशन जो कहीं ना कहीं इनकम के साथ चेंज होता है, तो वो हो गया BY। ठीक है भाई, मैंने क्या किया, ये इक्वेशन दिख रही है, ये जो C है, इस वाले C को ही ये वाली C है, ठीक है। मैं इसको ऐसे नहीं लिख रहा वरना तुम बोलोगे भैया वो आपने C बार कर दिया है गलती से, तो मैं ये C बार को हटा देता हूं, बहुत ही सारी चीजें हट गई, 2 मिनट दो मुझे, मैं पूरा लिख देता हूं। तो एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू C प्लस I होता है, मैंने C का यहां पे मीनिंग दिखा दिया कि C का मतलब होता है C बार प्लस BY। मैं ये वाली जो इक्वेशन है इसके अंदर उसको रिप्लेस करता हूं। सो मैंने किया एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू C बार प्लस BY और बचा क्या, प्लस I को मैंने एज इट इज उतार दिया। मतलब मैंने ये C की जगह C का पूरा मीनिंग लिख दिया कि C एक्सप्लेनेशन में क्या होता है, ठीक है। अब अगर तुम यहां पे देखो तो इस इक्वेशन में अपन इन्वेस्टमेंट्स को भी, इस पूरे चैप्टर के अंदर अपन ने इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोनॉमस लिया है क्योंकि अपन ने पूरी पढ़ाई कंजम्पशन की है। तो C बार और I बार दोनों इंडिपेंडेंट हो गए यानी ऑटोनॉमस हो गए। तो एग्रीगेट डिमांड को मैं क्या लिख सकता हूं, A बार, मतलब मैंने क्या किया, C बार प्लस I बार को मान लिया ऑटोनॉमस वाला बार कि ये दोनों A बार है, और प्लस लिख दिया मैंने BY। मतलब वो चीज जो इनकम के साथ चेंज होती है। मतलब अपने पास एक इक्वेशन आ गई, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू ऑटोनॉमस प्लस BY। ऑटोनॉमस क्या क्या है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट है। ये इक्वेशन भी पता होना चाहिए क्योंकि लास्टली मैं जो तुम्हें इक्वेशन इसके अंदर करवाने वाला हूं वो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का डेरिवेशन, जो मैंने MMB सीरीज के अंदर भी करा के रखा हुआ है। चलो, तुम लोग को पता है AS इक्वल्स टू AD होता है। अपन कर रहे हैं मल्टीप्लायर को निकालना कि आखिर अपन कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर जिसको तुम नाम देते हो। तो देखो यार, एग्रीगेट सप्लाई दिया हुआ है और एग्रीगेट डिमांड दिया हुआ है। तुम जानते हो अपन एग्रीगेट सप्लाई को Y भी बोलते हैं और एग्रीगेट डिमांड को अगर अपन इलैबोरेट करें तो C प्लस I भी होता है, ये सबको पता है, ठीक है। अपन कुछ नहीं करने वाले, सबके सामने डेल्टा Y डेल्टा C प्लस डेल्टा I कर दिया, यहीं से पूरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर सॉल्व हो जाता है। अब तुम पूछोगे कैसे, तो यार मेरे को करके बताना पड़ेगा, जिसके लिए मेरे को आईपैड तो रखना पड़ेगा कम से कम, ठीक है। कैसे करेंगे जरा ध्यान दो, मैं क्या करूंगा, पूरी इक्वेशन को डेल्टा Y से डिवाइड कर दूंगा। ये अपन ने डेल्टा Y ले लिया। अब तुम एक चीज देखोगे, अगर मैं यहां डेल्टा Y कट करता हूं तो ये 1 आता है। डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है, लेकिन ये लिखा हुआ है उल्टा। अगर तुमने मल्टीप्लायर पढ़ा हो तो मैंने तुम्हें बताया था कि इनकम में चेंज आता है ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ये इक्वेशन होती है। और अगर ये उसका जस्ट उल्टा लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा प्लस 1/k, इसको उल्टा लिखना पड़ेगा। तो डेरिवेशन फाइनली क्या हुआ, कोई मुझे बता सकता है, k इक्वल्स टू हो गया 1/1 माइनस MPC। अब क्योंकि मैं तुम्हें पीछे पढ़ा चुका हूं, कहां गया यार, MPC होता है 1 माइनस MPS। तुम चाहो तो थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए क्या लिख सकते हो, और एक और चीज हो सकती है, 1/1 माइनस MPC क्या होता है, MPSB होता है। मैं यहां करके दिखा दे रहा, तुम घबराना नहीं, गलती से भी घबराना नहीं। ये लिखा हुआ है 1 माइनस MPS इक्वल्स टू MPC होता है, लिखा हुआ है, इसको उल्टा भी लिख सकते हो, ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं। मान लेते हैं मैं इसको यहां पे इरेज कर देता हूं। यही तो सिखाना था तुम्हें, ताकि तुम्हारा बोर्ड्स का डर ही निकल जाए इकोनॉमिक्स को लेके कि भैया हमें कुछ नहीं आ रहा, हमसे नहीं हो पा रहा। लो मेरे भाइयों, मैं पूरा तुम्हें करके दे रहा हूं। अगर मैं MPS को यहां लिखे रहने दूं, ठीक है, ये MPS यहां लिखा हुआ है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस MPC। MPC उधर चला जाएगा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब आइदर और तुम कुछ भी कर सकते हो। अगर MPC लिखा रहने देना चाहते हो तो 1 माइनस MPS हो जाएगा, जो पहले भी लिखा हुआ था, है कि नहीं है। तो मैंने क्या किया, 1 माइनस MPC लिखा हुआ था, उसकी जगह मैं MPS लिख के आ गया, ये देखो। तो ये मल्टीप्लायर के डेरिवेशन में या तो k इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC भी लिख सकते हो, या 1 माइनस MPC बराबर होता ही 1/MPC है, मतलब 1/1 माइनस, समझ गए तुम उसको भी लिख के आ सकते हो। अच्छा, जाते जाते मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मल्टीप्लायर की जो भी तुम मल्टीप्लायर निकालोगे, या अगर क्वेश्चन आ जाए तो, वैसे तो आने के चांसेस कम है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी होती है, और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो बस ये दो चीजें याद रखना, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर इज इन्फिनिटी, इन्फिनिट लेवल तक मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न आ सकते हैं, बट बेयर मिनिमम तो जितना इन्वेस्ट किया है उतना रेवेन्यू तुम जनरेट कर ही लोगे। तो ये पूरे वो न्यूमेरिकल्स बोल लो, फॉर्मुलेज बोल लो तुम, जो तुमसे पूछे जा सकते हैं, बेसिकली फॉर्मूले जो तुमसे पूछे जा सकते हैं कल के एग्जाम में। मेक श्योर तुम पूरी तैयारी करके जा रहे हो, कहीं पे भी कोई कमी नहीं छोड़ रहे हो, और कुछ भी लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। तो तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।